नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। रिपोर्टर मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत रामपुर से बड़ी खबर के साथ। सपा नेता आजम खां की मुश्किलें बड़ी हैं। आजम के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई। जौहर शोध संस्था में चल रहा रामपुर पब्लिक स्कूल सील। जौहर ट्रस्ट द्वारा चलाया जा रहा रामपुर पब्लिक स्कूल सील किया गया है। जिला प्रशासन ने सीलिंग की कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। 100 रुपए सालाना की दर से 33 साल के लिए लीज पर दिया गया था ये भवन। लीज को पिछले दिनों प्रदेश सरकार ने कैबिनेट में समाप्त कर दिया। तो ये एक और बड़ी कार्रवाई हुई है आजम खां पर, जहां उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। जिला प्रशासन ने सीलिंग की कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी मौजूद रही। तो वही 100 रुपए सालाना की दर से 33 साल के लिए लीज पर दिया गया था भवन। लीज को पिछले दिनों प्रदेश सरकार ने कैबिनेट में समाप्त कर दिया था और जिसके बाद अब ये कार्रवाई की गई है। आजम खां लगातार मुश्किलों में घिरे हुए हैं और इसी बीच ये एक और बड़ी कार्रवाई आजम खां के खिलाफ की गई है, जिसके तहत प्रशासन की तरफ से जौहर शोध संस्था में चल रहा रामपुर पब्लिक का स्कूल सील कर दिया गया है। तो जौहर ट्रस्ट द्वारा चलाया जा रहा था रामपुर पब्लिक स्कूल, जो कि अब सीज किया गया है। लीज को पिछले दिनों प्रदेश सरकार ने कैबिनेट में समाप्त कर दिया है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता फहीम खान हमारे साथ जुड़ गए रामपुर से। फहीम, क्या कुछ जानकारी? देखिए किस तरीके से रामपुर स्कूल भी सील किया गया है। आजम खां की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं इस पूरे मामले में, क्या कुछ अपडेट? देखिए, आजम खां की मुश्किलों में जो है वो रोज इजाफा हो रहा है। रामपुर पब्लिक स्कूल का जो मामला है ये कैबिनेट की तरफ से पास किया गया था। इसकी जो लीज थी वो खत्म की गई थी। ये जौहर संस्थान के अंदर चलता था, जो कि जेल के बराबर से जौहर संस्थान है, उसमें रामपुर पब्लिक स्कूल चलता था। इसकी लीज खत्म होने के बाद इसको 15 दिन का वक्त दिया गया था, लेकिन 15 दिन का वक्त 2 बार दिया गया था। उसमें स्कूल प्रशासन का ये कहना है कि 15 दिन का जो वक्त दिया गया था वो अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही स्कूल को खाली कराने की कवायद इन्होंने कर दी। जिस तरह से प्रशासन ने कहा है कि 2 बार हमने नोटिस दिया और इन्होंने स्कूल को खाली नहीं किया। बच्चों के परीक्षाएं चल रही हैं, उसके बावजूद भी कल जिस तरह से ये स्कूल को खाली कराया गया है, तो आजम खां के लिए ये बड़ी मुश्किल की बात है। और ये इस वक्त हालात ये हैं कि जो वहाँ परीक्षा की जो एग्जाम चल रहे हैं, बच्चों के जो परीक्षाएं चल रही हैं, वो बच्चे किस तरह से उसको करेंगे, कैसे वो पास होंगे, क्या होगा उनका, ये बड़ा मुश्किल भरा रामपुर में मामला बन गया है। आजम खां के लिए तो मुश्किल है ही है, लेकिन साथ साथ कई सौ बच्चे जो वहां पढ़ रहे थे उनका भविष्य भी थोड़ा सा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि परीक्षाएं अभी पूरी नहीं हुई हैं। परीक्षाएं पूरी होती हैं और खाली करा लिया जाता है स्कूल तो अलग बात थी, लेकिन जिस तरह से स्कूल खाली कराया गया है तो वो बच्चों के लिए बड़ी परेशानी का सबब बनेगा। लेकिन आजम खां से जौहर संस्थान ले लिया गया है, उसको सील कर दिया गया है। अब हाई कोर्ट चूंकि गए हुए थे आजम खां, लेकिन हाई कोर्ट से अभी तक कुछ नहीं मिला। अब उसके बाद आगे क्या इनका कदम रहता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल तो आजम खां का जौहर संस्थान सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया है। जी बिल्कुल, देखिए इस कार्रवाई के साथ उन बच्चों का भविष्य ना खराब हो, इसके लिए सरकार का किस तरीके से विकल्प देती है ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया फहीम आपका तमाम जानकारी के लिए। लखनऊ से अब खबर, योगी सरकार जल्द देगी बड़ा तोहफा। 12 एकड़ में टाउनशिप बनाने की दी जा सकती है अनुमति। शहरी आबादी की जरूरतों को पूरा करने पर काम होगा। टाउनशिप में बसाने वालों को जमीन की रजिस्ट्री पर 50 दिन की छूट दी जाएगी। SC/ST की जमीन लेने के लिए DM की पूर्व अनुमति की अनिवार्यता नहीं रहेगी। तो शहरी आबादी की जरूरतों को पूरा करने पर काम होगा। टाउनशिप में बसाने वालों को जमीन की रजिस्ट्री पर 50 दिन की छूट भी दी जाएगी। इसी के साथ SC/ST की जमीन लेने के लिए DM की पूर्व अनुमति की अनिवार्यता भी नहीं होगी। तो योगी सरकार जल्द ही ये बड़ा तोहफा दे सकती है और इसको लेकर हाल ही में CM योगी आदित्यनाथ ने प्रेजेंटेशन भी देखी, जहां 12 एकड़ में टाउनशिप बनाने की अनुमति दी जा सकती है। शहरी आबादी की जरूरतों को पूरा करने पर काम होगा और इसी के साथ साथ टाउनशिप में बसाने वालों को जमीन की रजिस्ट्री पर 50 दिन की छूट भी दी जाएगी। तो SC/ST की जमीन लेने के लिए DM की पूर्व अनुमति की अनिवार्यता को भी खत्म किया गया है, उसकी अनिवार्यता नहीं रहेगी। तो कुछ ही दिनों में योगी सरकार का ये बड़ा तोहफा, जिससे लोग जो है लाभान्वित होंगे। 12 एकड़ में टाउनशिप बनाने की अनुमति दी जा सकती है। तो शहरी आबादी की जरूरतों को पूरा करने पर काम किया जा रहा है। जो तमाम बड़े वादे हैं
उनको पूरा किया जा रहा है और टाउनशिप के जरिए एक बड़ी तैयारी है लोगों को राहत देने के लिए, लोगों को जमीन देने के लिए, छत देने के लिए। और ऐसे में जल्द ही ये तोहफा सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया जाएगा और इसके लिए जो तमाम तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। 12 एकड़ में टाउनशिप बनाने की अनुमति दी जा सकती है, तो शहरी आबादी की जरूरतों को पूरा करने पर काम किया जाएगा। टाउनशिप में बसने वालों को जमीन की रजिस्ट्री पर भी 50 दिन की छूट दी जाएगी, साथ ही और भी सुविधाएं वहां पर दी जाएंगी। SC/ST की जमीन लेने के लिए डीएम की पूर्व अनुमति की अनिवार्यता नहीं होगी, यानी कि ये जो प्रक्रिया है वो भी आसान की जाएगी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आकर्षित हो सके, टाउनशिप का फायदा ले सके। तो 12 एकड़ में टाउनशिप बनाने को अनुमति दी जा सकती है। शहरी आबादी की जरूरतों का पूरा ख्याल रखा जाएगा। इस दौरान जो जरूरी चीजें हैं, जरूरी सुविधाएं हैं वो दी जाएंगी। मूलभूत सुविधाएं वहां पर मौजूद रहेंगी, उपलब्ध रहेंगी। इसकी बड़ी तैयारी है। इसी के साथ योगी सरकार अब जल्द ही ये बड़ा तोहफा देने के लिए तैयार है। लखनऊ से अब खबर, यूपी में जानवरों से टकराकर घायल होने पर मुआवजा, दिव्यांग होने या चोटिल होने पर अब मिलेगा मुआवजा। नील गाय और सांड की चपेट से घायल हुए तो मुआवजा। अखिलेश यादव ने चुट्टा जानवर की समस्या सत्र में उठाई थी। 60% से अधिक दिव्यांग होने पर 2.5 लाख तक का मुआवजा। 1 सप्ताह से अधिक अवधि तक भर्ती होने पर 16,000 मिलेंगे। अगर 1 सप्ताह से कम भर्ती हैं तो 5,400 रुपए मिलेंगे। तो 60% से अधिक दिव्यांग होने पर 2.5 लाख तक का मुआवजा। 1 सप्ताह से अधिक अवधि तक भर्ती होने पर 16,000 मिलेंगे और अगर 1 सप्ताह से कम भर्ती है तो 5,400 रुपए मिलेंगे। तो सदन में ये पूरा मुद्दा उठा था, जहां यूपी में जानवरों से टकराकर घायल होने पर मुआवजा, दिव्यांग होने या चोटिल होने पर भी अब मुआवजा मिलेगा। तो नील गाय और सांड की चपेट से घायल हुए तो मुआवजा दिया जाएगा। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, क्या कुछ जानकारी, देखिए किस तरीके से इस और भी सरकार ने फैसला लिया है कि जानवर से अगर टकराकर घायल होते हैं तो उसके लिए आपको मुआवजा दिया जाएगा, क्या कुछ इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं? बिल्कुल, अक्सर देखा जाता था कि लोग सड़कों पर चलते थे तो नीलगाय या सांड आने से टकराव होता था, घायल हो जाते थे, चोट लगती थी, लेकिन सरकार की ओर से कोई प्रावधान नहीं था कि उनको सरकारी सहायता दी जाए। लेकिन अब राजस्व विभाग की ओर से एक रूट में तैयार किया गया, जिसके तहत अगर अब कोई व्यक्ति नीलगाय या सांड के टकराने से घायल होता है तो उसको अगर 60% से ज्यादा घायल है, वो अपंग होता है, तो उसको 2.5 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी। अगर वो 40% से लेकर के 60% तक अपंग होता है तो उसको 74,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। वहीं अगर कोई व्यक्ति जो घायल है 1 सप्ताह के लिए अस्पताल में भर्ती होता है तो 5400 रुपए की सहायता मिलेगी। अगर 1 सप्ताह से ज्यादा का ड्यूरेशन होता है तो उसको 16,000 की सहायता मिलेगी। साथ ही साथ इस सहायता को प्राप्त करने के लिए जो है डॉक्टर हैं उनका प्रमाण पत्र लगेगा, उसके बाद ये सहायता दी जाएगी। साथ ही साथ जो आयुष्मान कार्ड धारक हैं, जो आयुष्मान कार्ड का लाभ ले रहे हैं, वो इस स्कीम से बाहर रहेंगे, उनको इस स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा। अक्सर देखा जाता है कि विपक्षी पार्टियां जो होती थी सरकार पर हमलावर रहती थी कि लोग घायल हो जाते हैं सांड और नीलगाय से, उनको कोई सहायता नहीं मिलती, जिसको लेकर कहीं ना कहीं अब सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया गया। राजस्व विभाग ने इसको एक तरीके से आपदा माना है और आपदा में सहायता की जो प्रावधान होता है वो अब नियमित रूप से इनको मिलेगा। जी बिल्कुल। और अश्विनी, क्या अगर किसी की दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती है टकराने के बाद तो क्या उसके आश्रितों को या परिजनों को भी मुआवजा दिया जाने का कोई इसमें बिंदु है? बिल्कुल, मृत्यु को लेकर के पहले से ही स्कीम चलती आती है, दुर्घटना बीमा होते हैं, तमाम तरह की सहायता होती है, लेकिन घायल अवस्था के लिए, अपंग अवस्था के लिए कोई व्यवस्था प्रावधान नहीं था। अब घायल और जो अपंग होने पर ये प्रावधान लागू किया जाएगा। जी बिल्कुल, ठीक है, बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका तमाम जानकारी के लिए। लखनऊ से अब खबर, प्रदेश भर के बिजली कर्मी करेंगे कार्य बहिष्कार। सुबह 10 बजे से बिजली कर्मी करेंगे कार्य बहिष्कार। राजधानी लखनऊ में आज नहीं होगा कार्य बहिष्कार। तमाम बिजली कर्मी 72 घंटे की करेंगे हड़ताल। ऊर्जा मंत्री के साथ बैठक का कोई नतीजा नहीं निकला। दिसंबर में हुए समझौते को लागू करने की मांग है।
तो ये बड़ी अपडेट, जहां तमाम बिजली कर्मी 72 घंटे की हड़ताल करेंगे। ऊर्जा मंत्री के साथ बैठक का कोई नतीजा नहीं निकला। दिसंबर में हुए समझौते को लागू करने की मांग की जा रही है। मांग ना पूरे होने पर हड़ताल की आज तैयारी है। 72 घंटे की यह हड़ताल की जाएगी। प्रदेश भर के बिजली कर्मी आज कार्य बहिष्कार का ऐलान कर चुके हैं। जहां दिसंबर में हुए समझौते को लागू करने की लगातार उनकी तरफ से मांग की जा रही है और बताया जा रहा है कि ऊर्जा मंत्री के साथ बैठक हुई, लेकिन वो बैठक जो है उसमें कोई भी नतीजा नहीं निकल पाया, जिसके चलते अब कार्य बहिष्कार का ऐलान किया गया है। तमाम जो बिजली कर्मी हैं वो 72 घंटे की हड़ताल करेंगे। तो कहीं ना कहीं आम जनमानस भी इससे प्रभावित रहेगा। बताया जा रहा है ऊर्जा मंत्री के साथ बैठक हुई थी, बैठक में चर्चा भी हुई थी इस मुद्दे को लेकर। दिसंबर में हुए समझौते को लागू करने की लगातार मांग कर रहे हैं बिजली कर्मी और इसी के चलते हड़ताल की जा रही है। नोएडा से अब खबर, थाना फेज 2 के कोतवाल विनोद कुमार पर आरोप लगाए हैं। महिला सब इंस्पेक्टर ने गंभीर आरोप लगाए हैं। होली के दिन कोतवाल ने छेड़छाड़ की। महिला सब इंस्पेक्टर से जहां मोबाइल चैट के जरिए परेशान किया जा रहा है। सब इंस्पेक्टर ने तंग आकर आला अधिकारी से शिकायत की है। तो देखिए, होली के दिन कोतवाल ने की छेड़छाड़ महिला सब इंस्पेक्टर के साथ, जहां मोबाइल चैट के जरिए परेशान किया। तो सब इंस्पेक्टर ने तंग आकर आला अधिकारी से इस पूरे मामले की शिकायत की है। तो होली के दिन से ही परेशान किया जा रहा है महिला सब इंस्पेक्टर को। महिला सब इंस्पेक्टर ने गंभीर आरोप लगाए हैं और इसी के चलते सब इंस्पेक्टर ने तंग आकर आला अधिकारी से शिकायत की है। अपडेट लेते हैं, हमारे ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। निशांत, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, लगातार होली के समय से ही परेशान किया जा रहा था। इसको लेकर आला अधिकारियों को सब इंस्पेक्टर ने कंप्लेंट की है, कुछ संज्ञान लिया गया? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि शहर के अंदर जो नोएडा कमिश्नरेट है उसके अंदर खुद महिला पुलिसकर्मी ही सुरक्षित नहीं है, जबकि सबसे बड़ी बात यह है कि जो पुलिस मुखिया है, पुलिस कमिश्नर खुद एक महिला है, लक्ष्मी सिंह, साफ तरह से हिदायत दे रही हैं, आदेश कर रही हैं कोई लापरवाही ना बरती जाए। वहीं एक सब इंस्पेक्टर ने एक आरोप लगाए हैं, महिला सब इंस्पेक्टर ने, जो फेज 2 थाने के जो कोतवाल है उन पर संगीन आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि मेरे साथ छेड़छाड़ की जा रही है। तमाम चैटिंग के द्वारा व्हाट्सएप चैटिंग भी सामने आई है, जिसमें खुद उन्होंने कहा है कि मुझे परेशान किया जा रहा, प्रताड़ित किया जा रहा है। तमाम तरीके के आरोप लगाए। ये पूरा जो प्रकरण है वो डीसीपी सेंट्रल के पास पहुंचा है। हालांकि इस पूरे मामले में जो उच्च अधिकारी हैं इसमें गहनता से जांच कर रहे हैं और थाना फेज 2 के जो कोतवाल है विनोद कुमार, जिनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, वो कहीं ना कहीं संगीन आरोप है और कहीं ना कहीं ये साफ हो चुका है कि जिस तरीके से बात की जा रही है सुरक्षा की, तो कहीं ना कहीं शहर के अंदर खुद महिला पुलिसकर्मी भी सुरक्षित नहीं है। जो सुरक्षा देने वाले जो एक थाने के मुखिया होते हैं, वो ही एक महिला के साथ छेड़छाड़ और कहीं ना कहीं उसे प्रताड़ित कर रहे हैं, उसे परेशान कर रहे हैं, जो संगीन तरीके से आरोप लग रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए, इसी तरीके की घटना आई है और इस पर लगाम लगाने की जरूरत है, ताकि कहीं ना कहीं खाकी, क्योंकि जनता की सेवा के लिए है और ऐसे में खाकी ही परेशान रहेगी भीतर खाने, तो किस तरीके से सेवा की जाएगी। बहुत शुक्रिया निशांत आपका तमाम जानकारी के लिए। तो महिला सब इंस्पेक्टर ने गंभीर आरोप लगाए हैं इस पूरे मामले में, जहां बताया जा रहा है कि होली के दिन से कोतवाल ने उसके साथ छेड़छाड़ की, व्हाट्सएप चैट के जरिए उसको परेशान कर रहा था लगातार, और इसी को लेकर सब इंस्पेक्टर ने आला अधिकारी से शिकायत की, जिसको लेकर अब इस पूरे मामले का संज्ञान लिया जा रहा है। आगरा से अब खबर, मासूम के साथ दरिंदगी के मामले में पुलिस के हाथ अभी भी खाली है। पुलिस की 6 टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी हुई हैं। 48 घंटे बाद भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। बच्ची के बयान और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो 48 घंटे बीत चुके हैं, बावजूद इसके आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया है। इस पूरे मामले में पूछताछ जारी है, तो वहीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो बच्ची के बयान और मासूम के साथ दरिंदगी के मामले में पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। पुलिस की 6 टीमें हैं जो कि आरोपियों की तलाश में जुटी हुई हैं। सीसीटीवी फुटेज का भी सहारा लिया जा रहा है। 48 घंटे बाद भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है, जो कि बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। तो वहीं पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ के आधार पर
पुलिस अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। बच्ची के बयान और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। तो आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। 6 टीमें आरोपियों की तलाश कर रही हैं इस पूरे मामले में, जहां बच्ची का बयान भी लिया गया है। 48 घंटे लेकिन आपको बता दें इस पूरे मामले को घटित हुए हो चुके हैं, बावजूद इसके पुलिस अभी तक आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई है। अब बच्ची के बयान और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस प्रयास कर रही है कि इस पूरे मामले की गुत्थी सुलझाई जा सके, साथ ही साथ जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी हो सके। तो बड़ा ये पूरा मामला है, जहां 48 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं सभी आरोपी। आरोपियों की तलाश में पुलिस निरंतर प्रयास कर रही है। पुलिस ने कई लोगों को इस पूरे मामले के चलते हिरासत में भी लिया है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। बच्ची के बयान और सीसीटीवी फुटेज का भी सहारा ले रही है पुलिस इस पूरे मामले में जांच के लिए आगे बढ़ने के लिए। मासूम के साथ दरिंदगी का आपको बता दें ये पूरा मामला है, जिस पूरे मामले में परिजन और पीड़ित बच्ची न्याय की गुहार लगाने पुलिस के पास पहुंची, जहां पुलिस ने 6 टीमें तैनात की हैं जो कि इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं। लेकिन 48 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई संज्ञान लगातार लिया जा रहा है, लेकिन अभी तक आरोपियों का कुछ भी पता नहीं चला है। तो पुलिस की 6 टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी हुई हैं। लगातार इस पूरे मामले को खंगालने का प्रयास किया जा रहा है। अपडेट देते हैं हमारे संवाददाता कृष्णा त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णा, क्या कुछ जानकारी? देखिए, इस पूरे मामले में किस तरीके से तहकीकात पुलिस की आगे बढ़ रही है? बच्ची का बयान लिया जा चुका है, सीसीटीवी फुटेज है, बावजूद इसके आरोपियों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, क्या अपडेट? बिल्कुल, मैं आपको उन्नति जी आपको बता दूं, ये थाना सागर के राधे वाली गली का ये पूरा मामला था, जहां 8 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था। उसके बाद 48 घंटे बीत जाने के बाद अभी तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। हालांकि डीसीपी विकास कुमार ने बताया था कि 6 टीमें लगाकर दरिंदे को पकड़ने का प्रयास जारी है, लेकिन 48 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी पुलिस के हाथ खाली नजर आ रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि पुलिस की लचर व्यवस्था के चलते अभी वो जो दुष्कर्म का आरोपी है अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। वहीं जो स्थानीय लोग और उसके परिजनों ने लगातार उस दिन भी हंगामा किया, काफी देर तक रोड को जाम किया। कल भी वहां पर जीएस धर्मेश जो छावनी के विधायक जो पहुंचे थे, इसके अलावा स्थानीय लोगों का जमावड़ा रहा है। लेकिन अभी भी पुलिस आश्वासन जरूर दे रही है, लेकिन उस आरोपी को अभी भी पुलिस की गिरफ्त से काफी दूर बताया जा रहा है। तो निश्चित तौर से कह सकते हैं कि पुलिस की लचर व्यवस्था के चलते वो आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से काफी दूर नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, देखना होगा कब तक जो आरोपी है वो सलाखों के पीछे पहुंचते हैं। बहुत शुक्रिया कृष्णा आपका तमाम जानकारी के लिए। लखनऊ से अब खबर नौकरशाही में बड़े फेरबदल की तैयारी है। 23 डीएम और 6 कमिश्नर की जल्द बदल सकती है जिम्मेदारी। आगामी निकाय और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर फैसला हो सकता है। 3 साल के अंदर तैनाती वाले 140 एसडीएम बदले जा सकते हैं। नगर निकाय चुनाव से पहले 140 एसडीएम के तबादले होंगे। ये वो अधिकारी हैं जो तैनाती के 3 साल के दायरे में आ रहे हैं। इसी तरह से 30 से 40 एसडीएम को भी इधर से उधर करने की पूरी संभावना है। 3 साल के अंदर तैनाती वाले 140 एसडीएम बदले जा सकते हैं। नौकरशाही में बड़े फेरबदल की तैयारी है। कार्यप्रणाली में और ज्यादा सुधार करने की दिशा में यह बड़ा कदम हो सकता है। तो मैनपुरी, प्रयागराज, कौशाम्बी, फर्रुखाबाद इन जिलों में हट सकते हैं डीएम, जहां अयोध्या, महाराजगंज, झांसी, ललितपुर में भी हट सकते हैं। साथ ही साथ लखीमपुर खीरी, बुलंदशहर, गाजियाबाद, बागपत में भी डीएम हट सकते हैं। मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, अमरोहा में भी डीएम हट सकते हैं। तो सहारनपुर, हमीरपुर, महोबा, बहराइच लगातार वो जिले आपको बता रहे हैं जहां पर डीएम हट सकते हैं। श्रावस्ती, कासगंज, एटा और इसी के साथ मैनपुरी, प्रयागराज, कौशाम्बी, फर्रुखाबाद ये तमाम जिले हैं जहां पर डीएम हट सकते हैं और लगातार कार्यप्रणाली में और ज्यादा सुधार लाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में तबादले जो हैं सामने आ सकते हैं। तो बड़े तबादलों की तैयारी है। तो यहां के कमिश्नर की बदल सकती है जिम्मेदारी। आगरा, कानपुर, गोरखपुर, मुरादाबाद, आजमगढ़, सहारनपुर,
जहां पर कमिश्नर की जिम्मेदारी बदल सकती है। आगरा, कानपुर, गोरखपुर ये वो जिले हैं। मुरादाबाद, आजमगढ़, सहारनपुर इसमें शामिल है और इसी के साथ आगरा, कानपुर, गोरखपुर। तो 3 साल के अंदर तैनाती वाले 140 एसडीएम बदले जा सकते हैं। नगर निकाय चुनाव से पहले 140 एसडीएम के तबादले होंगे। ये वो अधिकारी हैं जो तैनाती के 3 साल के दायरे में आ रहे हैं और लगातार उन जिलों के नाम भी हम आपको बता रहे हैं जहां के कमिश्नर की जिम्मेदारियां बदली जा सकती हैं, जिनमें मुरादाबाद, आजमगढ़, सहारनपुर, आगरा, कानपुर, गोरखपुर शामिल है। और इसी तरीके से करीब 30 से 40 एसडीएम को भी इधर से उधर करने की पूरी संभावना है। तो निकाय चुनाव के मद्देनजर वर्ष 2020 से तैनात अधिकारियों को हटाना होगा। वहीं लोकसभा चुनाव उस क्षेत्र को समझने वाले डीएम व कमिश्नर की देखरेख में हो। इसके लिए यह जरूरी माना जा रहा है कि उन्हें तब तक उस मंडल या जिले में न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव हो चुका हो। इस लिहाज से वर्ष 2021 में तैनात किए गए अधिकारियों को अभी से हटाना जरूरी होगा। उच्च पदस्थ सूत्रों की माने तो ये बदलाव नगर निकाय चुनाव से पहले 3 से 4 चरणों में हो सकते हैं। बुलंदशहर से अब खबर, जहां ऊंचा गांव में बच्चों को पीटने वाला शिक्षक निलंबित हुआ है। औचक निरीक्षण करने गए थे खंड शिक्षा अधिकारी गिरीश कुमार, जहां खंड शिक्षा अधिकारी के निरीक्षण में पीटते पाया गया था शिक्षक। शिकायत पर औचक निरीक्षण करने गए थे डीआईओएस बीएसए ने आरोपी शिक्षक मूलचंद्र शर्मा को निलंबित किया है। ऊंचा गांव के गांव कल्याणपुर स्थित विद्यालय का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो शिकायत पर औचक निरीक्षण करने गए थे डीआईओएस बीएसए ने आरोपी शिक्षक मूलचंद्र शर्मा को निलंबित किया है। गाजीपुर से अब खबर, छात्र की पिटाई का फोटो वायरल, शिक्षा मित्र पर छात्र की पिटाई का आरोप है। बीएसए ने जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अब इस पूरे मामले में किस तरीके से जांच होती है देखना होगा। फिलहाल छात्र की पिटाई का फोटो वायरल हो रहा था, जहां शिक्षा मित्र पर छात्र की पिटाई का आरोप लगा हुआ है। बीएसए ने इस पूरे मामले में जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। मारे साहब उसको नशे की हालत में पीठ पे चोट लगी है। हाँ, क्या नाम है उसका, कहाँ पढ़ते हैं? हाथी खाना कुर्था गाँव में पढ़ते हैं। 1:30 बजे का सूचना है, हम कई बार दे चुके हैं आने के लिए घर पे। हम गए थे लेने के लिए, तो रोते खुद आए घर पे, देखे हैं पीठ खोल के शर्ट उठ तो निशान पड़ी थी। कम मौके पर गए थे स्कूल पे, नहीं मिले वहाँ में, कोई और मिला था। के शिक्षक मित्र के द्वारा बच्चे की पिटाई का एक फ़ोटो मुझे प्राप्त हुआ है, जिसमें दिखाई दे रहा है कि उसको चोट आई है। तो इसकी जांच करवा करके देखेंगे कि यदि वो दोषी होता है उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।